एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगला टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा गैमेटोजेनेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ध्यान से पढ़िएगा और सारी चीजों को हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। अब आप जानते हो कि ह्यूमन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, मेल्स में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होता है। और आप ये भी जानते हो कि जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और जो ओवरी है वो ओवम प्रोड्यूस करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब आप जानते हो टेस्टिस जो है इमेच्योर मेल जर्म सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए। बीएससी और बीएससी के एजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी तक हम लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर वीडियोस ला चुके हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जेनेटिक्स, सेल के ऊपर, तो ये आप उन्हें देख सकते हो, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और यही स्पर्म बनाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि जब इंसान प्यूबर्टी अटेन करता है, मतलब एट द एज ऑफ 12 to 14, जब 14-15 साल का इंसान हो जाता है, उसके बाद जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं हम, तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। उसके पहले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है और ये माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर होता है। सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगा एंड देन ये अपने नंबर को बढ़ाता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम जो है वो ऑब्वियसली डिप्लॉयड है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसमें कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाते हैं मियोसिस में। मतलब जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होते हैं, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे और इस माइटोटिक डिवीजन होने के बाद मियोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस ये सेल डिवीजन का टाइप है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसके बाद इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है और ये बनाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है और 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, एंड दीज स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म कह रहे हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है ये ध्यान दो। सबसे पहला बात कि कितना माइटोटिक और कितना मियोटिक डिवीजन होता है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि एक माइटोटिक डिवीजन होगा और 2 मियोसिस होता है। ठीक है, 2 मियोटिक डिवीजन होगा और एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और इसके बाद यानी कि पहले स्पर्मेटोगोनिया बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से बनाते हैं स्पर्मेटिड्स, जो कि 4 हेप्लॉइड सेल्स होते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म। और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, यानी कि स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होके स्पर्म बनाते हैं या स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं और इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अलग अलग है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग इसको गलती करते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस, that is spermatogenesis, but spermiogenesis is the formation of spermatozoa from secondary spermatocyte is known as spermiogenesis। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जो ये स्पर्मियोजेनेसिस है, इसके बाद जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड रहता है सर्टोली सेल्स के अंदर एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ये क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे ये बहुत सारे सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होंगे। सर्टोली सेल्स के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म।
यहाँ पे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम होंगे। ये स्पर्मेटोगोनियम जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनाता है, और ये स्पर्म जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, सर्टोली सेल्स के साथ, और बाद में फिर ये सर्टोली सेल से अलग होके बाहर रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, यानी कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू रेटी टेस्टिस। टेस्टिस जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उस लोब्यूल से बाहर निकल के वो रेटी टेस्टिस में जाता है, तब हम इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा स्पर्मिएशन, और तीनों अलग अलग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों को मिक्स मत कर देना, पता चले कि एग्जाम में जाके सबको मिक्स कर दिया है। स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ये स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, फटाफट कमेंट करके बताना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक्चुअली हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इंक्रीज द लेवल ऑफ GnRH जो एंटेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और आप जानते हो एंटेरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को हम कहते हैं FSH और दूसरे को बोलते हैं LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, तो ये स्टिमुलेट करते हैं लेडिक सेल को, ताकि ये लेडिक सेल जो है ये एंड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे। जब एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन कब से शुरू होगा, जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं एट द एज ऑफ 12 to 14। तब क्या होता है, हमारे जो हाइपोथैलेमस में GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। जब वो अमाउंट बढ़ाएगा तो वो पिट्यूटरी को पोक करता है कि तुम ना LH और FSH रिलीज करो। फिर वो क्या करता है, LH और FSH को रिलीज करना शुरू करता है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में LH और FSH रिलीज होगा तब वो क्या करेगा, एंड्रोजन को बहुत रिलीज होने के लिए पोक करेगा, उसको जाके बोलेगा कि भाई तुम भी ज्यादा से ज्यादा आओ। तो जब वो एंड्रोजन ज्यादा रिलीज होने लगेगा तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, एंड बहुत सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी इसी की वजह से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स। अब ये ध्यान रखना है, एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि FSH किस सेल के ऊपर काम करता है, तो FSH एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए FSH का होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशंस आर द डिफरेंट थिंग्स। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये हार्मोनल स्ट्रक्चर्स थे। अब इसके बाद देख लेते हैं हम कि कैसा स्ट्रक्चर होगा स्पर्म का। तो आप देख रहे हो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, जो ये हेड होता है उसके सबसे ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये पूरा न्यूक्लियस। इसके बाद ये छोटा सा पार्ट है जिसे नेक कहते हैं, और ये मिडिल पीस है, और ये मिडिल पीस में बहुत सारा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूमरस माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द स्विमिंग ऑफ दिस स्पर्म। और ये लास्ट वाला पार्ट है जिसे हम टेल कहते हैं। तो ये पार्ट्स हैं स्पर्म के, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारे बॉडी में 46 होते हैं लेकिन स्पर्म के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट होता है स्पर्म के अंदर। अब जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, उसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज नोन एज एक्रोसोम। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम फील होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिडिल पीस में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जो कि मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब ह्यूमन एक टाइम में, ये सारी चीजें जो है मोटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जब तक मोटाइल नहीं होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, सिंपल है। जब तक मोटाइल नहीं होगा फर्टाइल नहीं होगा। एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रखो, चीजें याद हो जाएंगी। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस।
एक सिंगल क्वाइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है और इसमें से 60% स्पर्म जो है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और एटलीस्ट 40% जो है उनमें विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर पाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. Secretion of epidermis, bile difference, seminal vesicle, prostate essential for the motility of sperm. Seminal plasma जो है और sperm इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सीमेन, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। Functions of male accessory ducts and glands maintain the testicular hormones, जो कि एंड्रोजन जो है ये कंट्रोल करता है कि कितना सिक्रेशन होना चाहिए मेल एसेसरी डक्ट के थ्रू। अब आ जाते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको कहते हैं oogenesis। मेल में हम बोल रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के में क्या बोलेंगे? oogenesis। अब oogenesis जो है ये इनिशिएटेड होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ध्यान दो, यहाँ अंतर है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी अटेन करने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल्स में जब कोई लड़की अपने माँ के पेट में होती है तभी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तभी से शुरू हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने की कहानी, जब से वो जन्म लेने वाली होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स, गैमेट मदर सेल्स जिसको oogonia कहते हैं, वो हर एक फीटल ओवरी में डेवलप हो रहा होता है। कोई भी oogonia चाइल्ड के बर्थ के बाद नहीं बनता है, मतलब फीमेल कोई है ये अपने माँ के वॉम्ब में है, उस समय जब उसका ओवरी बन रहा था उसी समय ये oogonia बन के रेडी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद, जब जन्म लिए तब बनना शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता है। मेल्स में जब प्यूबर्टी अटेन करते हैं तब बनना शुरू होता है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। No more oogonia formed and added after the birth. These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage. मतलब जब जन्म होता है उसके बाद इनमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और ये प्रोफेज 1 स्टेज पे आके रुक जाते हैं और इसी एज तक, प्यूबर्टी तक इतने ही स्टेज पे ये रह जाते हैं और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। हर एक प्राइमरी oocyte जो होता है इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स और इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स जनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। जब बहुत डीजनरेट हो जाते हैं एक्चुअली जन्म से लेकर और प्यूबर्टी अटेन करने तक का ये जो 12-14 साल का एज होता है, इसमें काफी सारे प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक कितना बचता है तो 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं और इसीलिए आफ्टर सर्टेन एज हम चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये कंप्लीटली खत्म हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं ये लाइफ लॉन्ग फर्टाइल नहीं होती हैं, उनका एक फर्टिलिटी का एज है आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी एंड एट द सर्टेन एज, जब तक कि ये प्राइमरी फॉलिकल उनकी बॉडी में बचा हुआ है। अगर ये खत्म हो जाएगा एक बार तो उसके बाद वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती हैं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। The primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca are called secondary follicle. जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उस समय बहुत सारे इसके ऊपर बाहर एक थीका जमता है और इसके बाद हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है टर्सरी फॉलिकल में, जिसके अंदर एक फ्लूइड कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं एंट्रम, एंड द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention that this is the primary oocyte. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तक ये कंप्लीट होता है, इसके बाद अनइक्वल डिवीजन होता है इसके अंदर जो कि लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाता है और एक टेनी फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये बनाता है ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम बनता है और ये ओवम रिलीज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कंप्लीट इसका ये फिगर, इसको समझेंगे और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोस। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।